ध्यान केंद्रित करिए। देखिए इसमें दो धातु के इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं। ये जो येलो कलर के इलेक्ट्रोड हैं, तो यहाँ पर हम इन इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़ते हैं एक तार से। ये प्लस है बैटरी का और ये माइनस है। और बैटरी से जोड़ते ही जो बैटरी का माइनस है, ऋणात्मक माइनस नेगेटिव टर्मिनल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन आते हैं इस इलेक्ट्रोड की तरफ जिससे वो जुड़ा हुआ है, और ये इलेक्ट्रॉन विलयन में उपस्थित आयन उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर कुछ रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है और इसी प्रकार इस इलेक्ट्रोड पर भी कुछ रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है। तो ये जो घटना घटती है, जैसे इस बर्तन में हमने जो विद्युत अपघट्य लिया है, गलित या जलीय विलयन, और हमने बैटरी लगाई है, तो विद्युत धारा जाने पर कुछ पदार्थ यहाँ पर बनने लगते हैं इसमें इलेक्ट्रोडों पर। तो ये प्रक्रिया जो है विद्युत अपघटन कहलाती है। तो अगर हम देखें तो विद्युत अपघटन है क्या? पहली चीज, विद्युत अपघटन एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। किस चीज की प्रोसेस है? इसमें ऑक्सीडेशन होता है और क्या होता है? रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉनों का त्याग और रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पर होता है। देखिए हमने बताया था कि जिस पर ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है और जिस पर रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रक्रिया यहाँ पर होती है। और दूसरी चीज, अगर कोई पूछे कि ये विद्युत अपघटन कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ होती है, तो ये कहाँ होती है? सेल में। तो ये एक प्रक्रिया है और सेल में होती है। ये सेल जो पूरा दिख रहा है, पूरा सेटअप जो दिख रहा है, ये सेल है। और ये प्रक्रिया कब होती है? जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं इसमें। अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित ना करें इसमें, तो ये प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। विद्युत धारा के कारण ही इलेक्ट्रॉन मिलते हैं एक पदार्थ को और दूसरा इलेक्ट्रॉन खोता है, और तभी ये संपन्न होती है प्रक्रिया। और दूसरी चीज, इस प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं। तो नए पदार्थ जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? इलेक्ट्रोडों पर बनते हैं। और इस प्रक्रिया में जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा बाहर से दी जा रही है, और ये विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है? रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा मतलब जो नए पदार्थ बनते हैं, उन पदार्थों में, वो जो नए पदार्थ बनते हैं उनमें रासायनिक बंध बनते हैं और बॉन्ड में एनर्जी होती है। तो विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो विद्युत अपघटन वो प्रक्रिया है जिसमें ये सारी चीजें होती हैं। अब अगर इसका हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे मान लिया गलित NaCl का गला हुआ यानी पिघला हुआ, गलित NaCl का यानी सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक होता है, अगर साधारण नमक को हम पिघला दें तो ये जो है गलित NaCl बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर पिघलता है। हम यहाँ पर गलित लिखते हैं, कनेक्टेड। तो ये जो NaCl है, ये NaCl जो इसमें अगर मान लिया गलित NaCl लेते हैं तो उसमें चूंकि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन होते हैं और कुछ नहीं होता, पिघला हुआ NaCl उसमें क्या होंगे? तो जब ऊपर से इलेक्ट्रॉन आएंगे बैटरी से इस टर्मिनल पे, तो इस सेल में जो सोडियम आयन होंगे वो उन इलेक्ट्रॉनों को लेने के लिए इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। तो क्या होगा? सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन लेंगे और किस में बदलेंगे? सोडियम मेटल में। तो यहाँ पर सोडियम डिपॉजिट होने लगेगा, यानी जो पिघला हुआ NaCl है जिसमें कि सोडियम आयन थे, वो सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन ले करके सोडियम में कन्वर्ट हो गया और इस रॉड पे डिपॉजिट हो गया। तो ये जो रॉड पे डिपॉजिट हो रहा, ये प्रक्रिया कौन सी है? ये प्रक्रिया है रिडक्शन की प्रक्रिया है, यानी अपचयन की प्रक्रिया है। और रिडक्शन जिस पर होता है, पहले मैंने बताया है, वो क्या होता है? कैथोड। तो ये इलेक्ट्रोड क्या है? ये कैथोड है।
जहाँ पर रिडक्शन होता है तो हम देख रहे हैं कि कैथोड पर कौन सी घटना घट रही है, रिडक्शन हो रहा है, सोडियम डिपॉजिट हो रहा है अगर हम NaCl का केस लेते हैं तो। और इस वाले इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, चूंकि इसके अंदर जो क्लोराइड आयन उपस्थित हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और फिर इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में बैटरी की तरफ जाएंगे। तो बैटरी के एक सिरे से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इधर सॉल्यूशन के अंदर और एक सिरे से वापस जा रहे हैं, यानी सर्किट पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और क्लोराइड आयन जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो किस में बदलेंगे, Cl में बदलेंगे, एटॉमिक स्टेट में बदलेंगे। तो अगर दो क्लोराइड आयन दो एटम बनाएंगे तो वो Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी क्लोरीन गैस मुक्त होगी। तो यहाँ पर इस वाले इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होगी और क्लोराइड आयन का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इस गलित NaCl का, पिघले हुए NaCl का अगर इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन किया जाए तो उसमें एनोड पर ये प्रक्रिया संपन्न होगी, यानी जो नीचे मैंने लिखी है एनोड यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली प्रक्रिया, और ये ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर, रिडक्शन होगा कैथोड पर। और अगर कोई पूछे कि इस विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में उत्पाद क्या क्या बने हैं, प्रोडक्ट क्या क्या बने हैं, तो पहली चीज तो कैथोड पर क्या बना, सोडियम मेटल बना, सोडियम धातु मेटल पर डिपॉजिट होगी। और एनोड पर क्या बना, क्लोरीन गैस बनी। तो अगर हम पिघला हुआ NaCl, नमक को अगर 800 डिग्री सेल्सियस पे पिघला के, यानी नमक का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, पिघले हुए NaCl में अगर हम विद्युत धारा इस तरह से प्रवाहित करें बाहर से, तो उसका विद्युत अपघटन होने पर पूरा NaCl अपघटित हो जाएगा, टूट जाएगा, यानी विद्युत के प्रभाव से उसका अपघटन हो जाएगा और हमें सोडियम मेटल मिलेगा और क्लोरीन गैस मिलेगी। तो बिल्कुल ये नए पदार्थ हैं। देखिए NaCl हम लोग साधारण नमक का इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने में नमक डालते हैं, लेकिन कहीं वो हमारे लिए तो यूजफुल ही होता है क्योंकि उसमें सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है, आयन के फॉर्म में है। लेकिन जो मेटल अब बन रहा है इलेक्ट्रोड पर, कैथोड पर बन रहा है, सोडियम धातु बहुत रिएक्टिव मेटल है। मेटालिक स्टेट में अगर उसको पानी के संपर्क में आते ही वो जो है आग पकड़ लेती है और बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट होती है। क्लोरीन गैस भी एक पॉइजनस गैस है। तो देखा कि NaCl के विद्युत अपघटन से कैसे नए पदार्थ बने। तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं और ये जो पूरी प्रक्रिया कराई जाती है इसमें एनर्जी दी जाती है, तभी ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे अभी तो ये हमने देखा गलित NaCl के साथ गलित NaCl का विद्युत अपघटन, लेकिन कुछ और देखते हैं। जैसे पानी में घुला हुआ नमक और उसका विद्युत अपघटन करके देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। तो जैसे अभी फिर से एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और वो है NaCl एक्वस, यानी पानी में घुला हुआ नमक। तो जैसे हमने थोड़ा पानी लिया, उसमें नमक घोल लिया, तो नमक क्या है, NaCl क्या है, विद्युत अपघट्य है। और यहाँ हम एक दूसरा बर्तन बनाते हैं, दूसरा सेल बनाते हैं। इसमें हमने इलेक्ट्रोड लिए ये, और इस इलेक्ट्रोड इसमें हमने क्या मिलाया, NaCl मिलाया और क्या मिलाया, जल मिलाया H2O। चूंकि NaCl पानी में जब घुलेगा तो सोडियम आयन देगा और क्लोराइड आयन देगा, और जल में क्या उपस्थित है, H+ आयन उपस्थित है और क्या है, OH- आयन उपस्थित है। तो अब जब हम इसे बैटरी से जोड़ेंगे प्लस माइनस, तो इधर से जब इलेक्ट्रॉन आएंगे बैटरी से इलेक्ट्रोड की तरफ,
तो इसके अंदर दो तरह के धनायन प्रेजेंट हैं। कौन कौन से? सोडियम आयन प्रेजेंट है और कौन प्रेजेंट है? H+ आयन प्रेजेंट है। अभी पहले केस में क्या था, यहाँ पर सिर्फ सोडियम आयन प्रेजेंट थे ऊपर वाले केस में, लेकिन अब दो आयन प्रेजेंट हैं। तो अब क्या होगा, अब जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहे हैं वो किसे मिलेंगे? तो यहाँ पर सोडियम आयन और H+ आयन में एक तरह से देखा जाए तो कंपटीशन होगा इलेक्ट्रॉनों को लेने के लिए। तो यहाँ पर हम कंपटीशन लिखते हैं कि कंपटीशन होगा। सोडियम आयन अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम बनाएगा। H+ अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा? H, यानी 2H आयन अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो H2 बनाएंगे। लेकिन दोनों में से घटना तो एक ही घटेगी। तो आखिर कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, सोडियम आयन लेगा या H+ लेगा? तो यहाँ पर जब सॉल्यूशन में दो तरह के आयन होते हैं, धनायन होते हैं, और अपचयन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जब आते हैं बैटरी से इलेक्ट्रोड की तरफ, तो जिसको भी मिलेंगे उसका अपचयन हो जाएगा। ये कौन सी घटना है? सोडियम बनने वाली, अपचयन की। H2 बनने वाली कौन सी घटना है? अपचयन की। तो यहाँ पर दोनों में कंपटीशन है कि कौन बनेगा। तो अब यहाँ हमें देखना होगा कि कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण अच्छे से कर सकता है। तो एक बार हम विद्युत रासायनिक श्रेणी देखते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी सो हो रही है, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखिए, जो ऊपर की तरफ हमें F2 दिखता है और नीचे की तरफ लिथियम दिख रहा है। तो लिथियम का जो E0 है, देखिए राइट साइड में उसकी जो वैल्यू लिखी है -3.05, और सबसे ऊपर जो F2 की लिखी है वो 2.87। तो नीचे वालों की ऋणात्मक है, ऊपर वालों की ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। तो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन त्यागने में बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। नीचे इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बहुत अच्छी होती है और ऊपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, जैसे हाइड्रोजन और सोडियम में देखें अगर, तो H+ का कितना है? 0.00 है, और सोडियम का कितना है? सोडियम का है -2.71। तो इसका जो है कम है और उसका कितना है? 0.00, यानी ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है कि जो ऊपर वाले हैं, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिधर की तरफ धनात्मक वैल्यूज होती जा रही, ऊपर की तरफ वाले वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर सोडियम इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो अब फिर से हम इस टेबल को हटा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जो हम बता रहे थे, तो सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा और H+ आयन इलेक्ट्रॉन लेंगे और H2 बनाएंगे। तो कैथोड पर ये प्रक्रिया कहाँ संपन्न होगी? कैथोड पर। तो कैथोड पर H+ आयन इलेक्ट्रॉन लेंगे और H2 बनेगा। तो प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा? H2 होगा, यानी कैथोड पर प्रोडक्ट H2 होगा। अब यहाँ पर चलो सोडियम आयन वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाया, H+ इलेक्ट्रॉन ले पाया, लेकिन अब इस वाले प्लेट पर क्या होगा? ये जो इधर वाला इलेक्ट्रोड है, इस पर क्या होगा? अब ऋणायन देखते हैं इसमें। ऋणायन देखो, यहाँ पर Cl- आयन और OH- आयन दो हैं। तो Cl- और OH- में फिर कंपटीशन होगा इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला। अभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला था, अभी त्यागने वाला है। त्यागने वाला कंपटीशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जैसे वही सर्किट की तरफ जाएंगे, यानी बैटरी की तरफ जाएंगे, सर्किट में बाह्य परिपथ में वही जाएंगे। तो Cl- अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Cl बनेगा प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये OH प्लस इलेक्ट्रॉन। लेकिन दोनों में से कोई एक ही घटना घटेगी। तो यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागने में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में इलेक्ट्रॉन त्यागने में कौन अच्छे से कैपेबल है? तो
विद्युत रासायनिक श्रेणी को फिर से एक बार हम ओपन करते हैं। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखिए जो इसमें जो वैल्यूज़ हैं ई नॉट की, क्लोरीन की वैल्यू कितनी है? क्लोरीन की है 1.36 और उसके नीचे अगर हम जल की देखें तो 1.23 है। तो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन त्यागने में, जैसे इसको कहीं नोट कर लीजिए कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो नीचे वाले हैं, जैसे लिथियम की साइड वाले हैं, वो इलेक्ट्रॉन त्यागना पसंद करते हैं क्योंकि उनका ई नॉट की वैल्यू कम होती है, और जो ऊपर वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करते हैं। तो अब इसमें हमें बताइए आंसर कि क्लोरीन में, जैसे क्लोरीन का 1.36 है और वाटर के लिए 1.23 है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने में कौन जो है आगे जाएगा, यानी कौन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? हमें आंसर लिख के बताइए। चलिए जल्दी बताइए हमें आंसर लिख के। तो देखने से लगता है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन नीचे वाले अच्छे से त्याग सकते हैं, इसलिए वाटर यानी OH माइनस ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। लेकिन यहाँ पर जो है एक ओवर वोल्टेज वाली बात होती है, जिसको हम ओवर वोल्टेज कहते हैं। इसमें टेबल में जो ये वैल्यूज़ लिखी गई हैं, एक्चुअल में क्या होता है कि वाटर के लिए 1.50 होता है। तो जहाँ पर इसको नोट कर लीजिए कहीं कि वाटर के लिए जो 1.23 वैल्यू है वो 1.50 एक्चुअल में होती है। इसलिए जो है क्लोरीन ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, OH माइनस इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा। तो Cl आयन, अगर 2 Cl आयन इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो 2 Cl बनाएंगे, नहीं Cl2 बनाएंगे, तो एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होगी। तो एनोड पर ये जो दूसरा OH माइनस आयन है ये इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा। तो यहाँ अगर कोई पूछे कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, तो यानी विद्युत अपघटन का उत्पाद क्या है, तो पहली चीज़ तो प्रोडक्ट एक क्या बना, एक तो हाइड्रोजन गैस बन रही है, कहाँ पर? कैथोड पर। और दूसरी चीज़ कौन सी चीज़ बन रही है? क्लोरीन गैस बन रही है। तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों इसके उत्पाद हैं। तो जब भी इलेक्ट्रोलिसिस की घटना घटती है किसी सेल में, तो हमें ये देखना होता है कि इसमें कौन कौन से धनायन हैं, कौन कौन से ऋणायन हैं, और उसके बाद ही इसमें जो कंपटीशन होता है, और वो आयन, इसको ज़रा डिलीट कर दें तब जो है आगे। तो मैं समझता हूँ कि विद्युत अपघटन की जो घटना है वो समझ में आ रही होगी। अब हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, और ये थर्ड एग्जाम्पल है जैसे कॉपर सल्फेट एक्वस कॉपर, अच्छा ये इलेक्ट्रो, ठीक है। अच्छा पहले जो हम बता रहे थे उसमें भी ये सामने आ रहा था क्या? अच्छा तो अभी कॉपर सल्फेट, जैसे हमने क्या लिया, एक बर्तन लिया, एक यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोड लिया मेटल का, ये प्लेटिनम का है। प्लेटिनम धातु किसी से क्रिया नहीं करती है, तो हमें अभी समझना है कि जो विलयन में घुले हुए धनायन ऋणायन है वो किस प्रकार क्रिया करते हैं। अभी हमें इस मेटल की रिएक्टिविटी नहीं देखनी है, तो हम इसको जो है प्लस से जोड़ेंगे और इसको माइनस से जोड़ेंगे। और इसके अंदर हमने क्या भरा है? कॉपर सल्फेट पाउडर भरा है, और क्या लिया है? जल लिया है। तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन CuSO4 एक्वस का विद्युत अपघटन करना है, विद्युत अपघटन।
तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन है और सल्फेट आयन है, जबकि H2O में क्या है, H+ आयन है और OH- आयन है। तो जब इलेक्ट्रॉन आएंगे बैटरी से तो इसमें से धनायन दो तरह के हैं। अब यहाँ है कौन कौन से, कॉपर आयन है और कौन है, H+ आयन है। तो अब यहाँ फिर कंपटीशन होगा दोनों में कि कौन इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अगर कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो क्या बनाएंगे, कॉपर। अगर H+ आयन इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो क्या बनाएंगे, H बनाएंगे। दो H आयन दो इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 बनाएंगे। तो आखिर दोनों में से जब कंपटीशन होगा तो दोनों में से कौन विनर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन कौन लेगा। तो कॉपर आयन और H+ आयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता किस में ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन अच्छे से कर सकता है। अगर फिर से हम विद्युत रासायनिक श्रेणी की जो अभी टेबल दिखाई थी अगर उसको देखें तो मैंने बताया था ऊपर वाले बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, फ्लोरीन की तरफ वाले, और नीचे वाले अच्छे से इलेक्ट्रॉन नहीं ग्रहण कर सकते, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं अच्छे से। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक बार हम फिर देखते हैं कि कॉपर हाइड्रोजन, देखिए बोल्ड से लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का 0 पॉइंट दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा टाइम लैग है इसमें। हाँ, तो हाइड्रोजन देखिए हाइट टेबल जो डिस्प्ले हो रही है उसमें 0.00 है, तो 0.00 और कॉपर उसके ऊपर 0.34 है। देखिए दो ऊपर 0.34 है, तो कॉपर यानी ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है। तो फिर वही बात यहाँ पर है कि जो ऊपर वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं। अगर कंपेयर किया जाए दो में तो जो ऊपर होगा वही इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पर अब इस टेबल को हम हटाते हैं। यहाँ पर जो हम बता रहे थे कि कॉपर आयन, जो कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ले सकता है और H+ आयन इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसमें से कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन लेंगे और ये घटना घटेगी, यानी कॉपर बनेगा और दूसरी रिएक्शन नहीं होगी। तो ये बात क्लियर हो गई कि अगर दो तरह के आयन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन वही लेगा जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर की तरफ होगा, यानी उसका अधिक धनात्मक E0 की वैल्यू होगी। तो शायद समझ में ये बात आ गई होगी कि कॉपर सल्फेट एक्वस का विद्युत अपघटन करने पर इस इलेक्ट्रोड पर यहाँ कॉपर इकट्ठा होगा, तांबा जमा होगा, यहाँ पर पूरा तांबा जमा होने लगेगा क्योंकि कॉपर आयन सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए यहाँ जाएगा और इलेक्ट्रॉन ले करके वहीं पे डिपॉजिट हो जाएगा। और अब बात करते हैं कि इस वाले इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोड है इस पर क्या होगा। इस पर जो ये नेगेटिव आयन है यानी सल्फेट आयन और OH आयन, सल्फेट आयन और OH- आयन, तो इन दोनों में कंपटीशन होगा। और ऊपर वाली चूंकि प्रक्रिया किस चीज़ की थी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण की थी, तो वो एक तरह का रिडक्शन था, रिडक्शन। और अब जो यहाँ पर होगा ये ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया होगी उसमें इलेक्ट्रॉन लूज होगा, सल्फेट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और OH- भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, लेकिन देखना है कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो अब इसको हम ऐसे समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन लूज वही करेगा जिसके लिए जो E0 की वैल्यू है वो क्या होगी, अधिक ऋणात्मक होगी, यानी नीचे की तरफ जो होगा। तो ये जो एनोड पर क्या चीज़, एनोड पर कौन किसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसको हम ऐसे याद रखते हैं। पहले थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहाँ पर लिखने के लिए, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से।
तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी जगह बन जाए लिखने के लिए। तो ये सल्फेट, जैसे सल्फेट आयन है, नाइट्रेट आयन है, F माइनस है, OH माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है। ये मैंने जो है सारे आयनों को लिख दिया है यहाँ, और ये आयन जो है एक क्रम में मैंने लिखा है, यानी आगे की तरफ, इधर की तरफ जो है प्रायोरिटी है, यानी प्राथमिकता एनोड पर, प्राथमिकता है एनोड पर, यानी एनोड पर प्राथमिकता। यानी अगर सल्फेट और नाइट्रेट में कंपेयर किया जाए तो कौन मुक्त होगा? नाइट्रेट आयन। लेकिन यहाँ हमें क्या देखना है? सल्फेट और OH माइनस इको हो रहा है। पहले भी हो रहा था इको, कैसे हो रहा है? थोड़ा सा इको है, देखता हूँ मैं, शायद दूर हो जाए। अब सही है? अच्छा, देखते हैं। तो यहाँ पर एनोड पर प्राथमिकता के क्रम में सल्फेट आयन से ज़्यादा प्रायोरिटी इस नाइट्रेट आयन की है, उससे ज़्यादा F माइनस, OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस। तो अगर सल्फेट आयन और OH माइनस में कंपटीशन हो जाए कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो OH माइनस ही लूज करेगा। तो OH माइनस अगर लूज करेगा तो यानी कि ये रिएक्शन नहीं होगी और यही वाली होगी। तो यहाँ पर जो है ये, अगर ये 2 OH माइनस होंगे तो 2 OH बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। ये OH जो है अनस्टेबल होगा, अल्टीमेटली ये O2 प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में पहले कौन सा रिएक्शन हुआ था? H2 बन रहा था, और एनोड पर क्या बनेगा? O2 बनेगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड पर क्या बन रहा है? H2, दूसरे पर क्या बन रहा है? O2 बन रहा है। तो ये कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस है। अब एनोड पर जो प्राथमिकता का क्रम मैंने लिखा है, ये बिल्कुल टेबल के अकॉर्डिंग ही लिखा हुआ है। इसमें इसको याद करने के लिए जो हम इसको सनफ्लावर से याद रखते हैं, जैसे ये हमने लिखा, सनफ्लावर लिखते हैं जरा यहाँ, चलो ऐसे लिखते रहे, सन फ्लावर। तो ये सल्फेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड आयन, और ब्रोमाइड आयन के लिए WER है, Cl आयन भी बीच में है। तो इसको एक रफली सनफ्लावर से याद रखते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन त्यागने का क्रम जो है मैंने बता दिया है कि अगर ये सनफ्लावर याद रहेगा तो इलेक्ट्रॉन जो त्यागने का क्रम है, क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन जो त्यागने का क्रम है यही है। तो आदित्य समझ में आ रहा है? यहाँ पर जितने लोग लाइव में हैं, मैं देख लेता हूँ एक बार, क्योंकि मैंने अभी देखा नहीं कि कौन कौन यहाँ पर है लाइव में। आदित्य वर्मा, विवेक शर्मा, अंकित पाल, शुभम पाल। तो ये मुझे ये बताइए कि ये जो हम समझा रहे हैं ये समझ आ रहा है? यानी जो यहाँ से वीडियो रुक तो नहीं रहा है और चीज़ें समझ में आ रही हैं? क्योंकि ये पहली क्लास है तो इसका सेटअप धीरे धीरे जो है समझना है। आदित्य वर्मा,
ये मुझे बताइए कि ये समझ में आ रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं? चलिए ठीक है, आप लिख के हमें भेजते रहिए। और तो ये जो है सारी चीज़ों को चलिए, तो अभी एक दो एग्जाम्पल हम और देखेंगे, उसके बाद ये आज की क्लास ख़त्म करेंगे। और फिर अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसको हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा स्पेस बना लें। चलिए, एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं और उसका आंसर देना है कि अगर हम CuCl2 एक्वस ले लें। चलिए ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, ये आपको जवाब देना है। हमने दो इलेक्ट्रोड लिए हैं और ये प्लेटिनम के हैं, यानी ये जैसे अभी तक इलेक्ट्रोड लेते रहे थे प्लेटिनम के, वैसे ही ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं, यानी ये क्रिया नहीं करेंगे, इनसे कोई मतलब नहीं है। ये प्लस माइनस, और इसके अंदर भरा हुआ है CuCl2 और वाटर का घोल। तो अब मुझे बताएंगे कि यहाँ पर क्या बनेगा, यानी कैथोड पर क्या बनेगा। तो चलिए पहले मुझे बताइए कैथोड पर क्या बनेगा, कैथोड पर क्या बनने वाला है। रिप्लाई कीजिए मुझे, कैथोड पर क्या बनेगा। कैथोड पर इसमें क्या बनेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ कि इस कॉपर क्लोराइड जो है कॉपर आयन और क्लोराइड आयन बनाएगा सॉल्यूशन में, और ये H+ और OH- है। लिख रहे हैं वो कट रहा है, तो कैसे गायब हो गया। चलो ठीक है, वो कट गया है थोड़ा सा, तो मैं इसको फिर से नई जगह लिखता हूँ, पूरा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसमें जो है हमने CuCl2 लिया है और वाटर लिया है, इसका सॉल्यूशन लिया है। तो आप मुझे बताएंगे ये कि क्या बनेगा इसमें कैथोड पर। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। CuCl2 और प्लस H2O में क्या, अच्छा डिलीट होगा, वो लैगिंग है ना थोड़ी सी, थोड़ा सा हमें लगता है ये लैगिंग, इसकी सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है। डिलीट नहीं हुआ। स्ट्रीमिंग, चलिए तब तक आप ये सोच लीजिए और मुझे बताइए कि अगर हम CuCl2 की इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन करेंगे तो कैथोड पर, यानी इस वाले राइट साइड वाले इलेक्ट्रोड पे क्या बनेगा और एनोड पर क्या बनेगा। कैसे डिलीट नहीं हुआ है। आदित्य वर्मा, Cu and Cl2 गैसेस, वेरी गुड। तो बहुत अच्छे से बताया, और इसका मतलब आप समझ रहे हैं, और मैं तो सोच रहा था कि समझ नहीं रहे हैं।
और क्योंकि कुछ यहाँ पर चूँकि ये पहली क्लास है इसलिए बहुत सही से ट्रांसमिशन भी नहीं हो रहा है, और लेकिन फिर भी आंसर आपका आया है।